हाँ जी मित्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस आर एम मैथमेटिक्स पर। अपन बात कर रहे थे मित्रों अपने क्लास जो 10th है उसके गणित के मॉडल पेपर नंबर 9 की। यहां पर लिखा हुआ सॉरी 8, क्योंकि मैंने 8 का भी सोल्व करवाया था, इसलिए अपने क्लास 10th है और मॉडल पेपर नंबर चल रहा है, मॉडल पेपर नंबर चल रहा है 9। अगर कोई आपके जान पहचान या आपका रिलेटिव कोई भी मित्रगण अगर 8th का भी स्टूडेंट है तो उसको भी बता दीजिएगा, ताकि आप जो है उसको भी बता देना है, ताकि वो जो है क्लास 8th का मॉडल पेपर सोल्व कर सके। और वो भी अवेलेबल चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वहां पे लिखा हुआ रहेगा। चलिए बात करते हैं अपन अपने अगले प्रश्नों की। तो पिछली क्लास के अंदर मित्रों अपन ने 7 प्रश्न सोल्व किए थे पहले के। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अपन देखते हैं 8, 9 और 10 फिर 11वां प्रश्न। ठीक है, आगे भी अपन सोल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान से, दो सहकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, ये ऑप्शनल है भाई, एबेसिडे वाले प्रश्न है, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, दिमाग में समझ के रखना, सेट करना है, डायरेक्ट निकालना। दो सहकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 और 5 सेंटीमीटर है। सहकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है एक वृत्त बनाया उसके अंदर ही दूसरा वृत्त बनेगा, यानी कि दो वृत्त जिनका केंद्र समान हो, एक ही केंद्र पर दो वृत्त हो तो। ठीक है भाई, चलिए। तो ये कहता है कि एक की त्रिज्या तो है 4 सेंटीमीटर, एक की है 5, तो वृत्त की प्रत्येक जीवा जो अन्य पर क्या हो स्पर्श रेखा, इस वृत्त की मैं क्या खींचू, बड़े वृत्त की तो खींचू जीवा जो छोटे वृत्त को क्या करे, स्पर्श करे। बड़े वृत्त की तो हो गई ये जीवा, और छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श। ठीक है भाई, तो हमें उस जीवा की लंबाई निकालनी है, इस जीवा की लंबाई हमें निकालनी है। ध्यान से देखो, छोटे वृत्त की त्रिज्या तो है 4 सेमी, और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है ये वाली, ये कितनी है, 5 सेमी। स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या सदैव क्या होती है, लंब होती है। तो 90 डिग्री बन गया, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल, और ये क्या हो गया, आधार। आप जरा दिमाग लगाओ, समकोण त्रिभुज में से कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार निकाल लेवे, और इस आधार को अपन दुगुना कर दे तो पूरी पूरी जीवा की लंबाई आएगी कि नहीं आएगी, आएगी भाई। तो चलिए लगाते फॉर्मूला, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर कर्ण निकालना हो तो के बराबर ये होता फॉर्मूला, के बराबर रूट ए आधार, सॉरी अपन आधार निकाल रहे ना, कर्ण नहीं निकाल रहे, 2 मिनट। शॉर्टकट में मैं डायरेक्ट वाला लिख देता हूं यहां पे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। हमें आधार निकालना है तो आधार का डायरेक्ट वाला फॉर्मूला होता है रूट के स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। देखो ध्यान से, आधार बराबर अंडर रूट के का स्क्वायर, के कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर, माइनस माइनस लंब कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर तो होगा 25, माइनस 4 का स्क्वायर होगा 4 इंटू 4 16, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, क्या होगा बेटा, 9 होगा। और 9 के गुणनखंड होते हैं 3 इंटू 3, यानी कि जोड़ा बनेगा तो क्या आएगा, बाहर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आया भाई, बाहर 3 आ गया। जरा सोचो आप, आधार यानी यहां से लेकर यहां तक ये कितना हो चुका है, 3 हो गया, तो ये भी कितना होगा, 3, तो 3 और 3 कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं। तो इस जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। रिपीट करें एक बार इसको, चलिए। सकेंद्रीय वृत्त दे रखे हैं दो हमें, तो एक वृत्त के ऊपर ही दूसरा वृत्त बना लिया अपन ने, और हमें उस जीवा की लंबाई निकालनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे। तो बड़े वृत्त की तो हो गई जीवा जो छोटे वृत्त को कर रही है स्पर्श। यहां से खींचा अपन ने इधर त्रिज्या छोटे वाली, इधर खींची अपन ने बड़ी वाली। छोटे वाले की त्रिज्या 4, बड़ी त्रिज्या है 5। स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या सदैव लंब होती है, तो ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, और ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार। आधार का दुगुना करेंगे तो पूरी पूरी जीवा आ जाएगी। तो आधार का शॉर्ट फॉर्मूला लगाया मैंने, ए बराबर रूट के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आप वो वाला भी लगा सकते हो, ठीक है ना। कर्ण का मान 5 दे रखा, लंब का मान 4 दे रखा, 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, माइनस माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16, घटाया कितना आ गया 9, 9 के गुणनखंड आ गए 3 बार। कंप्लीट मामला, 3 आ गया, इतने से लेकर इतना 3 आया, तो 3 और 3 ये भी 3 ही होगा भाई, दोनों ही 3 ही होंगे, तो 3 और 3 कितना हो गया 6, यानी कि इसका जो जीवा का मान आ गया वो आ गया 3 आ गया। कंप्लीट। चलिए अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। यदि वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल आपस में क्या हो, 1/12वां भाग हो। देखो इधर जैसा प्रश्न कहता वैसा मैं लिखूंगा इसमें, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है ना, सुनना ध्यान से,
त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो किसके बराबर होगा, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/12वां भाग, यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा, वृत्त का क्षेत्रफल जिसका ये कितने गुना 1/12। आया क्या समझ में, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिखा और वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल का 1/12, तो वृत्त के क्षेत्रफल का 1/12 कर दिया। ठीक है भाई, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटेवा 360 डिग्री और बराबर में 1/2 12 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ध्यान से देखो मित्रों, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो इधर तो बचेगा थीटा बचेगा, बराबर में 1/12 बचेगा, बटे वाले 360 को उधर इंटू में भेज देता हूं मैं, तो ये आ गया 360। 12 का भाग इसमें लगाते हैं, 12 3 हो जाएंगे 36 और 0 का 0, यानी कि थीटा का मान यानी कोण कितने डिग्री का हो चुका है बेटा, 30 डिग्री का कोण यहां पर हो चुका है। कोई दिक्कत है क्या, सवाल आसान है, थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देता है तो हम सवाल को देखते ही घबरा जाते हैं और फिर कहते हैं कि सर हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कहां से आएगा भाई, घबरा जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा शांति से सवाल को पढ़ना है। कुछ नहीं किया, केवल फॉर्मूला लिखा, इतना इजी सवाल है। ठीक है ना, चलिए अब बात करें अपन अगले प्रश्न की, 10वें प्रश्न की। 9वां भी हो चुका है अपना, 90वें प्रश्न की फिनिशिंग कर दी अपन ने। अब बात करते हैं अपन इसके 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, थोड़ा बड़ा पड़ेगा क्या, चलिए ऊपर वाले को मिटा के ऊपर कर लेते हैं एक बार, तब तक 10वां प्रश्न पढ़ लीजिएगा, बेसबुक अपने साथ रखिएगा और पढ़ते रहिए जल्दी से सवाल को। हाँ जी, प्रश्न ये है कि किसी वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 77 वर्ग सेमी है, तो त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई भी दे रखी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए ध्यान से, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दे रखा है 77, आंसर लिखूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, या चलो एक बार लिख देता हूं मैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा, देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दे रखा 77 वर्ग सेमी, 77 वर्ग सेमी, और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटेवा 360 डिग्री और बराबर में 77, समीकरण नंबर 1 दे दूंगा उसको। ठीक है भाई, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की जगह अपन ने क्या लिखा, उसका फॉर्मूला लिख दिया भाई, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की जगह उसका फॉर्मूला लिखा और बराबर में 77 चल रहा, समीकरण 1 दे दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई जो है 22 सेमी है, चाप की लंबाई ऐसे लिखूं मैं, चाप की लंबाई बराबर 22 सेमी है। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, पाई आर थीटा बटेवा 180 डिग्री और बराबर में क्या चल रहा है, 22 चल रहा। आया क्या समझ में यहां तक, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिख के बराबर में 77 दे रखा था और चाप की लंबाई का सूत्र लिख के बराबर में 22 दे रखा था, कंप्लीट। समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या कर देते हैं, भाग लगा देते हैं। कैसे देखना, समीकरण 1 में 2 का भाग लगाऊं मैं, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटेवा 360 डिग्री और फिर बटेवा में पाई आर थीटा बटेवा 180 डिग्री बराबर 77 बटेवा 22। इसमें इसका भाग, इसमें इसका भाग दे दिया भाई। क्यों दे रहे, थोड़ा सा इसको काटाफासी करने के लिए। देखो आप ध्यान से, 4 स्टेप हो जाती है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली को तो वैसे की वैसी ही रहने देते हैं, ऊपर वाली स्टेप को तो वैसे की वैसी रहने देते हैं। 4 स्टेप होने पर ऊपर वाली 2 तो वैसी की वैसी रहेगी, नीचे वाली 2 उल्टी होकर इनटू में चली जाएगी, तो पाई आर थीटा और बराबर में काटा, इसको देखो 11 से काटा इसको, 11 2 22 और 11 7 77, यानी 7 बटेवा 2 आ गया। ठीक है भाई, आ रहा ना समझ में। चलिए, थीटा से थीटा कट गया, 0 से 0 कट गया, पाई से पाई कट गया, 1 आर से 1 आर कट गया, और 18 की टेबल से ये 36 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो इधर देखो आप, केवल और केवल क्या बचा, आर बचा, सब कट चुका है, केवल 1 आर बचा और नीचे बचा 2, तो नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा, तो कहां जाएगा ये, इनटू में, और इनटू में 2 से 2 कटेगा, तो आर का मान कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर दे जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए
अगले सवाल की तरफ अपन बढ़ते हैं। आया समझ में सभी को? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सवालों का, थोड़े दिमाग वाले ज्यादा सवाल है। अब बात करें अपन अगले प्रश्न की। एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? डायरेक्टली लिखूं मैं, ऊंचाई और त्रिज्या, ऊंचाई यानी कि एच, एच कितना दे रखा है 12 cm, और त्रिज्या कितनी दे रखी है आर बराबर दे रखा है 5 cm। ठीक है भाई, तो हमें शंकु का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बेटा। ध्यान रखना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। एल का मान, एल बोलते हैं हम तिरछी ऊंचाई को। यहां पर एल दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एल। एल का फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से, एल बराबर होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल बराबर रूट आर का स्क्वायर यानी 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एच कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। यहां पे लिखूं मैं इसको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 5 का स्क्वायर तो होगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर होगा 144, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169। और 169 का सभी को पता है गुणनखंड क्या होता है? 13 इंटू 13, यानी जोड़ा बनेगा तो बाहर क्या आएगा 13, यानी एल का मान कितना हो गया भाई? 13 सेंटीमीटर हो चुका है। एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई जो है इसकी कितनी आ चुकी है? 13 सेंटीमीटर आ चुकी है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं है? अगर दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं मैं, और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा आगे भी। एल का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। यहां पर देखो सभी सवालों में पाई का मान पाई में ही चल रहा है, तो हम केवल आर जो मान नॉर्मल है वो रखेंगे। तो पाई आर एल फॉर्मूला है, पाई का तो पाई रहने दो, इंटू आर, आर कितना है भाई 5 है, इंटू एल, एल का मान कितना है 13। संख्या को गुणा करवा लो, 13 इंटू 5 13 5 जा 65, और ये पाई का पाई यानी कि 65 पाई आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आया क्या समझ में भाई यहां तक? तो अपन ने जो है लगभग आज की क्लास में फिलहाल 4 सवाल किए हैं, पर थोड़े से दिमाग वाले थे और लेंथी सवाल थे, पर नॉर्मल थे, केवल फॉर्मूला और दिमाग यूज करना, और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना? तो अब अपन बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ और अगले सवालों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, तो अब ओके है ना? आवाज आ रही है भाई? ठीक है, चलिए। 12वां प्रश्न यह है कि यदि पीए जो है घटना एक एक घटित होने की प्रायिकता को, घटना एक एक घटित होने को दर्शाता हो, तो इनमें से कौन सा सत्य होगा? ठीक है ना? जैसे पी लिखा हुआ यानी कि पी, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ है, यानी एक ही प्रायिकता की बात कर रहा है। किसी भी घटना के लिए प्रायिकता जो होती है ना, वो किन किन मानों के बीच हो सकती है? या तो 0 के बराबर होगी, या फिर 0 से बड़ी होगी, और या फिर 1 के बराबर होगी, या फिर 1 से क्या होगी? छोटी होगी। यही होता है, तो इसमें भी यही लागू होगा। देखो आप, ये तो देखो 0 से छोटी बता रहा है, तो 0 के बराबर भी तो हो सकती है, 0 से बड़ी भी तो हो सकती है ना। तो ये 0 से छोटी वाला मान तो कभी भी नहीं होगा, 0 से छोटी तो हो ही नहीं सकती। डायरेक्ट ऐसा आ जाए तो आपको ये वाला ऑप्शन याद रखना है। कैसे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका मतलब होता है 0 से बड़ी, दो मुंह है इसकी तरफ, 0 से बड़ी है और ये 0 के बराबर है, ये 1 के बराबर है और 1 से क्या है? छोटी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये ऐसे कैसे लिखा हुआ। आपको तो इतना सा ध्यान रखना है कि भाई किसी भी घटना के घटित होने को अगर कोई दर्शाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है ये हो सकती है। ये कथन आपको याद रखना, 0 लेस देन इक्वल पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल 1। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना, ये वाली कंडीशन आपको याद रखनी, इसमें समझने वाली चीजें याद रखनी। अपन कहते हैं ना 0 के बराबर या 0 से बड़ी, 1 के बराबर या 1 से छोटी, तो वही वाली लाइन इसमें कथन में दे रखी है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या जो अंडर रूट में होती है उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या होती है। तो इसको भी अपन नहीं निकाल सकते, इसको भी नहीं निकाल सकते, इसको भी नहीं निकाल सकते, यानी सारी संख्याएं क्या हो चुकी हैं बेटा? अपरिमेय संख्या हो चुकी है। ठीक है भाई, चलिए। यदि P और Q एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य हो तो P + Q का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें देखो आप
किसका मान निकालना, p प्लस क्यू का, और p प्लस क्यू क्या है, p और q इस बहुपद के क्या है, शून्यक है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, शून्यकों का क्या दे रखा है, योग। अपन शून्य के क्या मानते हैं, अल्फा प्लस बीटा मानते हैं, अल्फा प्लस बीटा मानते हैं, तो अल्फा और बीटा की जगह हमें शून्य के क्या दे रखा है, p और q, तो शून्यकों का योग हो जाएगा ये, और शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटेवा a होता है। और यहां पर भी देखो b की जगह b और a की जगह a ही है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, b वाला सही हो जाएगा, b वाला सही हो जाएगा, माइनस बी बटेवा a। अपन कहते हैं ना p प्लस क्यू, यानी कि p अल्फा है और q क्या है, मतलब बीटा दे रखा है, दो शून्यक है p और q, तो उनका योगफल, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह p दे रखा है, बीटा की जगह q दे रखा, तो फॉर्मूला माइनस बी बटे वाई, इसमें b की जगह b है, a की जगह a है, मामला इधर खत्म। ठीक है भाई, चलिए समीकरण 3x माइनस 9y बराबर 17 में यदि x बराबर 0 हो तो y का मान क्या होगा, रख देते हैं। अभी देखो आप ध्यान से, x का मान 0 रखना है, तो इसमें देखो आप 3 इंटू वाई, एक्स का मान 0 माइनस 9y बराबर 17, 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, माइनस 9y और बराबर में 17, 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, जोड़ बाकी में, तो इंटू वाले माइनस 9 कहां चल दिए, y बराबर 17, और इंटू वाला माइनस का 9 कहां जाएगा, बटेवा में, यानी कि माइनस के 17 बटेवा 9, माइनस का 17 बटेवा 9, ये आंसर ए हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना कि माइनस की संख्या उधर जाती है तो प्लस की होती है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, इंटू मानेंगे, इंटू वाले माइनस के 9 कहां चल जाएंगे, बटेवा में चल जाएंगे। तो ये हो चुके हैं अपने लगभग जो है 15 सवाल हो चुके हैं मित्रों। अब इसके 3 सवाल और बाकी हैं जो इसको अपन अगली क्लास के अंदर फिनिश करेंगे। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल से जुड़ जाएगा ताकि अगली क्लास भी आपको समय पर मिल जाए। मिलते हैं नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।